नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी डेंगू की, जिससे न केवल दिल्ली परेशान है बल्कि देश के कई हिस्सों में ये लगातार पैर पसार रहा है। तो दिल्ली वालों की तकलीफ यह है कि उन्हें डेंगू से भी बचना है और प्रदूषण की मार से भी खुद को बचाना है। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन जोर शोर से फॉगिंग में जुटा है। जाहिर है कि दिल्ली के लिए दोहरी चुनौती का टाइम है। डेंगू की वजह से सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगी है। अस्पताल डेंगू के मरीजों से पटे पड़े हैं। ये हाल केवल दिल्ली एनसीआर का नहीं बल्कि यूपी और बिहार भी इस वक्त डेंगू के संकट से दो चार है। ऐसे में सवाल है कि डेंगू से लड़ा कैसे जाए और डेंगू होने पर किया क्या जाए। तो आज इसी जरूरी मुद्दे पर अपने मेहमानों से विस्तार से करेंगे बातचीत। जमीनी हालात का भी जायजा लेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाएं, अपने संवाददाता से ग्राउंड रिपोर्ट लें। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले से काफी फीवर आया, 105-6 के आसपास, और ठंड लग रही थी, काफी बेचैन था। संडे पता चला तो डेंगू का डायग्नोस कराया, डेंगू पॉजिटिव आया। उसके बाद प्लेटलेट्स वगैरह, प्लेटलेट काउंट वगैरह डाउन जाने लगी, हाई फीवर रहने लगा। ये अपना इसको बुखार 18 तारीख को बुखार आया, तेज बुखार। तो मैंने टेस्टिंग कराई और डॉक्टर को दिखाया, तो रिपोर्ट्स के अंदर अपना टाइफाइड और डेंगू आया पॉजिटिव। मुझे लग रहा है पिछले 15-20 दिन से जो है केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली में, और हर अस्पताल में जो है इतनी जो है केसेस बढ़ गई है कि जो है संभालना जो है मुश्किल हो गई है। दिल्ली प्रशासन के दावों की माने तो डेंगू अभी कंट्रोल में है, लेकिन जो हाल अस्पतालों का है उससे तो यही लगता है कि डेंगू नहीं बल्कि हमारी आपकी जिंदगी डेंगू के कंट्रोल में है। दिल्ली में डेंगू ने काफी तेजी के साथ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों के वार्ड्स में जो डेंगू के मरीज हैं वो काफी हद तक भर्ती होते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वार्ड है, ये प्रॉपर डेंगू वार्ड है प्राइवेट हॉस्पिटल का, जहां पर हर दूसरा मरीज जो है वो इस वक्त डेंगू का शिकार जो है वो नजर आ रहा है। ज्यादातर अगर बात की जाए तो उसमें बच्चे और मिडिल एज के जो ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादातर इसका शिकार जो है वो हो रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक डेंगू के कुल 4,965 मामले आ चुके हैं, लेकिन बीते हफ्ते डेंगू के शिकार मरीजों का आंकड़ा केवल 7 दिन में 525 तक पहुंच गया। जिनके अपने डेंगू से जूझ रहे हैं उनकी शिकायतों की लिस्ट लंबी है। मेरी गली के अंदर ही कम से कम 15 से 20 डेंगू के केस है। हर घर में एक बच्चा और बुजुर्ग में हर घर में एक बंदा तो डेंगू का है ही है। बहुत ज्यादा डेंगू इस टाइम, और गवर्नमेंट की बहुत जबरदस्त लापरवाही है। कोई तरह का कोई छिड़काव वगैरह कोई पूछने नहीं आ रहा है। बहुत हालत खराब है। डॉक्टर भी मानते हैं कि डेंगू ने हाल के दिनों में जिस तेजी से पांव पसारे हैं वो चिंताजनक है। दिल्ली के अस्पताल डेंगू के मरीजों से पटे हुए हैं और रोज नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। कितने मरीज रोजाना जो है वो अभी फिलहाल आ रहे हैं? अप्रोक्स जो है 5 से 7 मरीज जो है आ रहे हैं जो डेंगू पॉजिटिव हो रहे हैं। डेली मरीज? डेली जो है इतने जो है आ रहे हैं 5 से 7 के करीब। किस एज के फैक्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा है? एज तो कोई बहुत मेजर फैक्टर नहीं है, बट मिडिल एज और चाइल्डहुड वाले जो है पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए दोहरी चुनौती का टाइम है। एक तरफ हवा में स्मॉग ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं डेंगू के लार्वा को मारने के लिए अब प्रशासन को फॉगिंग की याद आई है। ये धुआं दिल्ली की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। राजधानी दिल्ली के गौतम नगर इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन के वक्त बाकायदा फॉगिंग की जा रही है और लगातार इस इलाके में इस तरह की फॉगिंग हो रही है। सुबह के वक्त पहले तो यहाँ पर चीजों को यानी फॉगिंग के जरिए जो लार्वा है उसको मारने की कोशिश की जाती है और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में यह एम्स के आसपास का इलाका है जो कि बाकायदा यहाँ पर लगातार फॉगिंग की जा रही है। और खास बात यही है कि जो दिल्ली है वह मच्छरों को लेकर के, खासकर डेंगू के मच्छरों को लेकर के काफी ज्यादा लोगों में दहशत है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो डेंगू का आंकड़ा है वो 4000 के पार हो गया है। डेंगू को लेकर दिल्ली का डर बेवजह नहीं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हालात काबू में है और डरने से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो डेन 2 वायरस है, डेंगू 4 तरह का होता है, डेन 1, 2, 3 एंड 4। डेन 2 में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन होती हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है और बच्चों में खास करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। पर इस बार हमने देखा कि काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो टाइमली मैनेज हो गए, ज़्यादातर लोगों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं हुई और बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं सीवियर नहीं आए। पर फिर भी इस दौरान काफ़ी सारे केसेस फीवर के, डेंगू और मलेरिया के अस्पताल में एडमिट हुए हैं और हमने अलग से एक फीवर वार्ड भी लोकनायक में सुचारू रूप से चला रखा है। डेंगू से हाल केवल दिल्ली का बेहाल नहीं है, ये लखनऊ का सिविल अस्पताल है जहां इमरजेंसी वार्ड तक रहस्यमय बुखार के मरीजों से पटे हुए हैं। यूपी में लगभग 16,000 से ज्यादा डेंगू के केसेस आ चुके हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के सिविल अस्पताल में है और हम ये दिखाने आए हैं कि केवल डेंगू के वार्ड्स ही नहीं बल्कि जो इमरजेंसी वार्ड्स अस्पतालों के हैं वो भी बुखार के पेशेंट से भर गए हैं और ये एक रहस्यमयी टाइप का बुखार है जिसमें पेशेंट को अभी ये नहीं पता है कि उसको डेंगू है या नहीं है। आप देखिए लाइन से जितने पेशेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहली बात ये इमरजेंसी वार्ड है और दूसरी बात ये सभी पेशेंट्स जितने हैं ये सारे बुखार के पेशेंट्स हैं। क्या यूपी और क्या दिल्ली, इस वक्त डेंगू का डर लोगों को सता रहा है। बुखार की थोड़ी सी भी तपिश लोगों को डरा रही है। कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें बुखार के लक्षण तो डेंगू के हैं, लेकिन रिपोर्ट में डेंगू सामने नहीं आया है। जाहिर है वक्त डरने से ज्यादा संभलने का है और समझदारी से काम लेने का है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर के साथ लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। तो डेंगू सता रहा है लेकिन उपाय अपनाने होंगे, सावधानी बरतनी होगी। तमाम पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सुनीत सिंह मौजूद हैं जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा डायरेक्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी और हमारे साथ डॉक्टर गीतिका चोपड़ा डाइटिशियन के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा रहेंगी और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ग्राउंड से हालात हमें बताएंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का ही ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए। मनीष, क्या हालत है दिल्ली की? करीब 5,000 केसेस, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? देखिए अनंत, हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5,000 के आसपास केसेस पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कहना ठीक होगा कि दिल्ली NCR में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और नोएडा के जिला अस्पताल है, इमरजेंसी में हम मौजूद हैं और इमरजेंसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो एरिया है, ये जहां पर आप बेड देख रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, ये वेटिंग एरिया था। यहाँ पर बेड नहीं थे, लेकिन डेंगू के केसेस और फीवर के केसेस इतने ज्यादा बढ़ने शुरू हुए कि यहाँ पर भी अस्पताल प्रशासन को बेड लगाने पड़े हैं। ये एरिया बिल्कुल नहीं था जहाँ पर मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की जानी थी, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ी इसलिए वहां पर भी बेड लगाने पड़ रहे हैं जहां बेड लगाने की जगह निर्धारित नहीं थी। ये तस्वीरें, ये नंबर बताता है कि किस तरह से सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली NCR में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा की हम बात करें तो 900 से ज्यादा मामले इस साल मिल चुके हैं और ये 3 साल में सबसे ज्यादा मामले हैं। हालांकि अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनमें से अधिकतर लोग रिपोर्ट है वो भले ही नहीं हो, लेकिन सबको सिम्टम्स वही है कि बुखार है, खांसी है या फिर दूसरी दिक्कतें हैं। तो आता हूं मनीष आपके पास। आपने नोएडा के जमीनी हालात डायरेक्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, लाइव तस्वीरें आपने अस्पताल की दिखाई। आपके पास फिर से आएंगे, बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुनीत सिंह का मैं रुख यहां पे करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जब डेंगू का पहली बार विस्फोट हुआ था उसके बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद के सालों की बात करें तो 2015 मुझे याद आता है जब इतना बड़ा प्रकोप डेंगू का देखा गया था, कई लोगों की जान गई थी, हाहाकार डेंगू ने मचा दिया था। अब इतने साल के बाद, करीब 8 साल गुजर चुके हैं उन बातों को, एक बार फिर से डेंगू विस्फोट के तौर पर सामने है, न केवल दिल्ली में, NCR में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी। इसकी वजह क्या है? इतने साल के बाद यह विस्फोट क्यों दिखाई दे रहा है? खासकर जो भी वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, इसमें साइक्लिकल चेंज देखा जाता है और वो साइक्लिकल चेंज जो है वो कहीं ना कहीं वातावरणीय परिवर्तन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको कि हम आजकल की भाषा में क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं। और ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे
टेम्परेचर बढ़ रहा है, जाड़ा घट रहा है, रेनी सीजन भी एक तरीके से बिल्कुल अपने परिवर्तित रूप में है। जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है, बारिश के मौसम जो है वो सूखे जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ये जो वेक्टर है, खासकर मॉस्किटो एंड स्पेशली जो आप डेंगू की बात कर रहे हैं एडिस इजिप्टियाई, इसका रिप्रोडक्शन, इसकी ब्रीडिंग बढ़ती है। और जब इसकी ब्रीडिंग बढ़ती है तो ये देखा गया है कि जो एडिस इजिप्टियाई की वेक्टोरियल कैपेसिटी डेंगू वायरस की के लिए इतनी ज्यादा है कि तमाम सारे देश जहां पर ये पहले नहीं भी डेंगू रिपोर्ट होता था, आज की तारीख में रिपोर्ट हो रहा है। तो बहुत कुछ इसका लेना देना वातावरणीय परिवर्तन से है। आता हूं डॉक्टर सुनीता आपके पास। मैं सीधे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का रुख करना चाहूंगा। आप डॉक्टर स्वाति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो केसेस आ रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, डेटा क्या बताता है कि ये डेंगू के कौन से प्रकार के केस आ रहे हैं? मतलब ये क्लासिकल डेंगू फीवर है, या फिर ये डीएचएफ वाला फीवर है, या फिर इसमें डीएसएस के भी केसेस सामने दिखाई दे रहे हैं? देखिए आनंद जी, 4 तरह का सीरोटाइप डेंगू वायरस का होता है, डेन 1, 2, 3 और 4। और इसमें से जो डेन 2 होता है वो ज्यादा सिवियर होता है, और हम अस्पतालों में ज्यादातर जो मरीज पहुंचते हुए देखते हैं वो डेन 2 के होते हैं, क्योंकि उन्हीं में ज्यादातर प्लेटलेट्स फॉल होती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स भी उनमें रहते हैं, और ब्लीडिंग भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है डेंगू का। ये हम देखते हैं कि जब भी प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तो ब्लीडिंग जो है टेंडेंसी वो लोगों में डेवलप होने लगती है। और कई बार जैसे मसूड़ों से खून आना, नाक से खून आना, या मल में खून आना, या पेशाब में खून आना, इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। और इसीलिए हम डेंगू के साथ ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। ज्यादातर जो इस मौसम में वायरल फीवर्स होते हैं वो अपने आप आसानी से ठीक हो जाते हैं, डेंगू भी उनमें से एक है। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट काउंट फॉल हो सकती है, कहीं से भी शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें कभी कभी डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, यानी कि जो शरीर है उसकी जो खून की धमनियां हैं उनमें से जो पानी होता है उसका रिसाव शरीर के अंगों में होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेजी से कम होता है। और अगर हम व्यक्ति को उस वक्त छुएं तो वो बहुत ठंडा महसूस होगा, धड़कन बहुत तेज होगी उसकी, हो सकता है वो व्यक्ति गफलत की हालत में हो ऐसे वक्त में, और वो कुछ भी काम अपना बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत अस्पताल लेकर के व्यक्ति को जाने की जरूरत है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डेंगू फीवर जो है वो एक ऐसा बुखार है जिसमें पानी की शरीर में बहुत तेजी से कमी होती है। तो तरल पदार्थ जो है बहुत अच्छी मात्रा में लेने की जरूरत है। हम अक्सर अपने मरीजों को बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पीजिए अच्छे से। तो ऐसे में हमें ये कोशिश करनी है कि पानी है, नारियल पानी है, सूप है, या डाइल्यूट करके जूसेस वगैरह जो है, या नींबू पानी, ORS, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी मात्रा में मरीज को मैं आता हूं डॉक्टर स्वाति आपके पास। डॉक्टर सबीर भाटी का मैं यहाँ पे रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा चैलेंज इस मौसम में ये भी है, जिस मौसम में अब डेंगू अपने पैर पसार रहा है, कि ये सीजनल चेंज है। सीजनल चेंज के साथ साथ सीजनल बीमारी भी आती है। अब आपके सामने वायरल की भी दिक्कत है। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि टेस्ट करवाया, डेंगू नहीं आया, लेकिन लक्षण डेंगू वाले ही हैं, डेंगू वाले ही लक्षण हैं। तो फिर एक कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति बन जाती है। ऐसे में पेशेंट और घबरा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें ये समझना जरूरी है। हालांकि देखते हैं अभी जैसे ही मौसम में बदलाव आता है उस समय इम्यूनिटी डाउन होती है, तो हमारी जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन है वो भी हो जाते हैं। और आमतौर पे कई बार उस तरह के जो दूसरे वायरल डिजीज है उनमें भी लक्षण ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो डिफरेंशिएट करना निश्चित तौर पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे ये समझने वाली बात जरूरी है कि जैसे कोविड के टाइम में जब कोविड फैला हुआ था तो सबसे पहले हम कोविड को रूल आउट कर रहे थे। फिलहाल अभी हम देखें जिस तरह से डेंगू के केसेस जुलाई से लेके नवंबर तक, और इस समय दिवाली के आसपास ही पीक पर होते हैं, फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें डेंगू को रूल आउट करना जरूरी होता है। डेंगू में हालांकि एक चीज तो टेस्ट के जरिए तो पता लगेगा ही, बट कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम पता लगा सकते हैं। जैसे डेंगू के अंदर हाई ग्रेड फीवर रहेगा, आपको आंख के पीछे दर्द रहेगा, आंख को आप घुमाएंगे तो आपको पेन होगा, मसल जॉइंट पेन रहेंगे, ये सब चीजें रहेगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे अच्छी बात ये है कि डे 1 पे भी आप टेस्ट करा सकते हैं NS1 एंटीजन एलाइजा मेथड से, जिसके जरिए ये पता लग सकता है कि डेंगू है या नहीं। पर हाँ, ये भी होता है जैसा आपने बोला कि कई बार टेस्ट के अंदर नहीं आता है, टेस्ट नेगेटिव हो सकता है पर वो रूल आउट नहीं होता है कि आपको डेंगू नहीं है।
आपको अपने लक्षणों को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद डे 5 पे आपको दोबारा फीवर है तो आप उसके लिए आईजीएम टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि तब तक एंटीबॉडीज बन जाती है। अगर डेंगू आईजीएम आपका रिपोर्ट के अंदर आता है तो इसका मतलब अभी आपका डेंगू चल रहा है। ज्यादा यहाँ पे सतर्कता बरतने की ये बात है, कई बार क्या देखा जाता है कि आप जब अपने फेब्राइल फेज में चल रहे हैं, आपको बुखार है, बुखार सेटल हो गया, सेटल होने के बाद कई बार हम थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं कि मेरा बुखार ठीक हो गया, फिर अचानक 2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद दोबारा से बुखार होता है। वो थोड़ा सा क्रिटिकल फेज में कई बार उस समय हम जाने लग जाते हैं। तो यहाँ जरूरी है आपको सिम्टम्स ऑब्जर्व करना है, वार्निंग साइंस को देखना है। अगर दोबारा से बुखार आता है, साथ में वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वहां पर आपको एकदम अलर्ट होना है। आता हूं डॉक्टर समीर भाटी आपके पास। मैं डॉक्टर गीतिका का यहाँ पर रुख करूंगा। डॉक्टर गीतिका, बीमारी का सीधा संबंध हमारी इम्यूनिटी से है। कहा जाता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप ज्यादा अच्छे से किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं, उससे जल्दी रिकवर कर सकते हैं। और डेंगू के अंदर दिक्कत यह आती है कि अगर किसी को डेंगू है तो सबसे पहले उसकी भूख मरती है, उसकी खाने की इच्छा नहीं करती, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। इससे कैसे निपटा जाए? इसके लिए हमें होलसम डाइट लेनी चाहिए। जैसे हम सुबह उठ के पानी लें और साथ में हम किशमिश ले सकते हैं। 8 से 10 दाने आप किशमिश के भिगो के ले लीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में दलिया ले लीजिए। दलिया के अंदर आप गाजर को घिया घस करिए, सारी सब्जियों को घोट के दलिया लीजिए। मिड मील में आप नारियल पानी लीजिए। नारियल पानी के साथ आप अनार ले लीजिए, क्योंकि ताकि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो। और कि जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी पूरी करने के लिए नारियल पानी बहुत अच्छा काम करता है। लंच में आप खिचड़ी ले लीजिए। खिचड़ी के साथ आप दाल वाला, पालक वाली दाल ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। साथ में दही ले लीजिए। शाम के टाइम पे हम वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी में जो कमजोरी होगी उस कमजोरी को अगर हम वेजिटेबल सूप लेंगे, वेजिटेबल सूप में सारी सब्जियां डाल सकते हैं, आप दाल डाल सकते हैं, आप चिकन का सूप ले सकते हैं। और डिनर के टाइम पे आप फिर खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया। ये सब चीजें जब आप होलसम डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्लोली इंप्रूव हो जाएगी। आता हूं डॉक्टर गीतिका आपके पास। सीधे मनीष का मैं रुख करूंगा, हमारे संवाददाता। मनीष, जब भी कोई बीमारी पैर पसारती है तो उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो यहाँ पर वार्ड्स बनाए गए हैं, लेकिन क्या उन वार्ड्स में की गई व्यवस्थाएं, बेड की रिजर्वेशन पर्याप्त हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से उनका दायरा बढ़ भी सकता है? देखिए, एक कहावत है कि प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। आप जब अस्पताल पहुंचे हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जहां पर आप रहते हैं अगर वहां पर डेंगू लगातार फैल रहा है तो वो नंबर जो अस्पताल पहुंचना है बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे में कोई कितनी व्यवस्था कर ले, सारी व्यवस्थाएं क्रैश होती हैं। और ऐसे ही हालात दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे बात दिल्ली की हो चाहे नोएडा की हो। पेशेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि अब अलग से दोबारा से व्यवस्था करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि मोहल्ले में, उनके घरों में, उनके इलाके में, वहां पर जहां पर डेंगू को रोकना चाहिए था, शायद उस स्तर पर रोकने में असफल रही है अथॉरिटीज। और यही वजह है कि संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि कैंपेन बहुत सारे शुरू किए गए, ये भी था कि रविवार को डेंगू पर वार, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैंपेन भी फेल हो गया है। और प्रशासन के साथ साथ इसमें आप गलती उन लोगों की भी कह सकते हैं जो अपने आसपास सफाई रखने में सफल नहीं रहे हैं। प्रशासन लगातार अथॉरिटीज को आप देखते हैं कि वो फॉगिंग करवाते हैं, लेकिन ये फॉगिंग कितनी रैंडम होती है, कितना आप बार बार वहां पर जाते हैं, कितना रेपिटेशन होता है, ये भी एक सवाल होता है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन जब बेसिक लेवल पर जहां पर आप रहते हैं अगर वहां आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो जाहिर तौर पर तैयारी कितनी कर लीजिए, व्यवस्थाएं अल्टीमेटली क्रैश होती हुई दिखाई पड़ती हैं, जो कि अभी दिखाई पड़ रहा है। आता हूं मनीषा आपके पास में। डॉक्टर सुनीत सिंह का यहाँ पर करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप एक सवाल ये भी आता है कि जब भी कोई बीमारी होती है, कोई वायरस होता है, उसमें म्यूटेशंस हम देखते हैं, वो अपने कैरेक्टर में बदलाव करता है, उसके इम्पैक्ट में बदलाव आता है। अगर डेंगू के संदर्भ में हम देखें इतने सालों के अंदर, क्या इसमें भी कोई बदलाव देखने को मिले हैं और जो वो बदलाव किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, ऐसा है कि डेंगू एक आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस जब अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसको कि रेप्लिकेशन बोलते हैं, तो उस रेप्लिकेशन प्रोसेस में
जो है तमाम सारे म्यूटेशन, चूंकि इनमें एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है जो कि प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी वो एब्सेंट होती है, तो तमाम सारे जो है म्यूटेशन होते हैं। लेकिन अभी तक जो हम इस केस को पूरा देख रहे हैं एज ए वायरोलॉजिस्ट, ये डेंगी 1, 2, 3, 4 जो सीरोटाइप है वो एक चीज है। यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि नॉर्मली जब कोई पेशेंट किसी एक वायरस से इन्फेक्ट करता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और उसको प्रोटेक्शन देती है। जी। लेकिन डेंगू के केस में ऐसा है कि अगर आप डेंगू सीरोटाइप 1 से इन्फेक्ट हुए हैं तो आप 2 से जो एंटीबॉडीज 1 के लिए बनेंगी वो 1 से तो आपको प्रोटेक्ट कर ले जाएंगी, लेकिन 2 से नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगी। इवन 1 की जो एंटीबॉडी है वो 2 अगर डेंगू सीरोटाइप 2 इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके इन्फेक्शन में बढ़ावा देती हैं, वृद्धि कराती हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहैंसमेंट, जो कि डेंगू के केस में रिपोर्टेड है। इसी वजह से डेंगू की ये जो उतार चढ़ाव ये हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरी एक और चीज है कि डेंगू के जो ये भी देखा गया है, कभी कभी पेशेंट 2 सीरोटाइप से इन्फेक्ट हो जाते हैं एट ए टाइम, और उस वक्त जो डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम की स्थिति बढ़ जाती है कंपेयर टू अगर वो एक सीरोटाइप से इन्फेक्ट है। तो ये म्यूटेशन तो होता है, लेकिन अभी जो कुछ है वो हम सीरोटाइप लेवल पे ही इसके पैथोजेनिक चेंजेस हम देख रहे हैं। रुक करेंगे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का। डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब किसी को क्लासिकल फीवर से शुरुआत हुई लेकिन स्थिति एग्रवेट हो जाती है, अब कब पहचानना है कि अब घर के दायरे से बाहर बात जा चुकी है, क्लिनिक के दायरे से बाहर बात जा चुकी है, हॉस्पिटल जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार हो चुका है, दूसरा अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, बिल्कुल भी ठीक से व्यक्ति खा पी नहीं पा रहा है, कुछ भी खा रहा है तो बाहर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में तीसरा अगर बहुत ज़्यादा ठंडा बदन है, धड़कन बहुत तेज़ है, सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है, या व्यक्ति गफलत की हालत में है, यानी कि आप उससे बात कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं तो वो जवाब सही नहीं दे रहा है या ठीक से जवाब ही नहीं दे पा रहा है, सारा दिन सोता ही रहता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ये सब स्थिति अगर हो रही है, और अगर किसी को खून की उल्टी हो रही है या खून बहुत ज्यादा आ रहा है मसूड़ों से, नाक से, या मल में या पेशाब में, तो इन सभी स्थितियों में हमें तुरंत अस्पताल लेकर के जाने की जरूरत है और वहीं पर आगे का इलाज हो सकता है। सबसे ज्यादा पैनिक जो डेंगू को लेकर के होता है वो प्लेटलेट काउंट के गिरने की वजह से होता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ब्लीडिंग नहीं है, कहीं से भी खून का रिसाव नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत लो प्लेटलेट काउंट तक इंतजार करते हैं, 20,000 30,000 काउंट तक इंतजार करते हैं, और तब तक प्लेटलेट काउंट्स मतलब बाहर से ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया जाता है। इसलिए पैनिक बहुत ज्यादा नहीं करें, क्योंकि ये काउंट्स अपने आप ही तेजी से दोबारा बढ़नी भी शुरू हो जाती है, जैसे कम होती है वैसे ही बढ़ती है। लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या प्लेटलेट काउंट इससे भी कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और तब हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। और बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि जितना आप रेस्ट कर सकते हैं और जितना आप फ्लूइड्स लेंगे, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो जल्दी से जल्दी लोगों को ठीक करती हैं। तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें, अच्छी डाइट लें, प्रोटीन्स लें डाइट में, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी बॉडी में रिपेयर हो, आपके अंदर शक्ति रहे बुखार से लड़ने की, और घरों में अच्छे से मच्छरों का इंतजाम जो है वो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने आप सफाई रखें और घर में डॉक्टर समीर भाटी का फटाफट मैं यहाँ पे रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, अब ये भी एक लोगों के जहन में सवाल है कि मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वो डेंगू से पहले प्रभावित हुआ और दोबारा उसको डेंगू हो गया, क्या उसकी वनरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके लिए खतरा बढ़ जाता है? या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और बीमारी से पीड़ित है उसको डेंगू हो गया, तो क्या उसके लिए खतरा बढ़ जाता है? इसके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। इसमें जो खतरा जिनमें बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, एक तो जिनको दोबारा से डेंगू होता है, सेकंड जो छोटे बच्चे हैं, थर्ड जो कोमॉर्बिड है, क्योंकि उनमें तो किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मुझे एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं। देखिए, डेंगू की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बात की, 4 तरह के सीरोटाइप हो सकते हैं, तो 4 बार आपको अलग अलग सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो सकता है। एक सीरोटाइप से एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो उससे आपकी इम्यूनिटी बन गई, बट दोबारा से आपको दोबारा हो सकता है। तो इसमें उन लोगों को जरूरी, जिनको पहले से एक बार डेंगू हो गया, उनको विशेष तौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमने बात की कि उसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वो क्रॉस रिएक्टिविटी,
कॉम्प्लेक्स, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स ट्रिगर्ड हो जाता है और उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसा अभी डॉक्टर स्वाति बता रही थी कि ऑलरेडी जिसको डेंगू हो गया है, घर पर भी ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी आपको मच्छरों का ध्यान रखना है, क्योंकि उसको फिर सेकंड बाइट होती है, उसके बाद वो मच्छर और किसी को बाइट करता है, वेक्टर के थ्रू फिर वो दूसरे को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, पोस्ट डेंगू केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों में देखा है कि उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, तो वहां पर भी उतनी ही केयर की जरूरत है। उसमें भी हाइड्रेशन से लेके, जैसे मैडम ने बताया, प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन सब चीजों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। आता हूं डॉक्टर समीर आपके पास। डॉक्टर गीतिका का मैं यहाँ पे रुख करूंगा। डॉक्टर गीतिका, 3 सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। एक प्री डेंगी, यानी कि जिनको डेंगी नहीं हुआ है वो भी अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, उसके बारे में आपने बताया क्या क्या चीजें हमें खानी है। एक डेंगी के दौरान और एक पोस्ट डेंगी, ये वाली बात। और दूसरी बात, प्लेटलेट्स का बड़ा जिक्र आता है डेंगू के अंदर, तो क्या हमारे खान पान में ऐसी चीजें शामिल करें जो हमारे इस काउंट को बढ़ा सकती हैं, इसको लेवल में रख सकती हैं? प्लेटलेट काउंट इंक्रीज करने के लिए जिन पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट्स डाउन हो चुके हैं, ग्लोइक की डंडियां आती हैं, ग्लोइक के पत्ते आते हैं, उनको बॉईल करके, उबाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए, बॉईल करके छान के, जब उसका कॉम्पोजिशन आधा रह जाए सिर्फ, उसको पीना है। और सबसे आसान तरीका होता है अनार, गिलोय, पपीते के पत्ते, बीट ग्रास जो होता है, बीट ग्रास के जूस भी मिलते हैं रामदीप जी के सेंटर में, अदरवाइज बीट ग्रास वैसे भी मिलता है। आप इन सबको पीस के दिन में 3 या 4 बार पीना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि प्लेटलेट काउंट 3 या 4 दिन में बढ़ने लग गए हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का। एक होता है गोट के, जो बकरी होता है, उसका दूध पीने से भी प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके पीना शुरू कर दीजिए, उससे भी काफी फायदा होता है प्लेटलेट काउंट में। अब डेंगू के दौरान और पोस्ट डेंगू के बारे में खान पान और बता दीजिए कि डेंगू के दौरान क्या खाएं जिससे कि इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे और हमारी रिकवरी भी फास्ट हो, और पोस्ट डेंगू हमें क्या खाना चाहिए? हमें डेंगू के दौरान बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, कंप्लीट डाइट लीजिए, जैसे आप दलिया लीजिए, खिचड़ी लीजिए, विटामिन सी रिच फूड जैसे ऑरेंजेस खाइए, वो पपाया ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। हमने लाइट डाइट लेनी है, हमें भारी फूड नहीं खाना, तला हुआ फूड नहीं खाना। आलू खा सकते हैं, आलू को मैश करके उसको ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, जो दाल चावल मिक्स करके ले सकते हैं। आप चावल को उबाल के छान के ले सकते हैं उसको, वरना चावल को मैश करके ले सकते हैं। तो और डाइट में, क्योंकि क्या होता है, डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, तो शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए ताकि आपका जो डाइट खाना है वो हजम हो पाए। आता हूं डॉक्टर गीतिका आपके पास। मैं मनीष का फटाफट यहाँ पे रुख करूंगा। मनीष, डेंगू के मामले आने का सिलसिला तो जनवरी से शुरू हो गया था, बीच में फिर ब्रेक आया, फिर एकदम तेजी आई, अब और उछाल देखा जा रहा है। क्या ये माना जाए कि वक्त रहते स्टेप्स उठाए गए, चाहे हम बात दिल्ली की करें या एनसीआर के इलाकों की करें? देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जब फॉगिंग देखते हैं तो कई ऐसे इलाके जहां पर बाहर के जो एरियाज है वहां पर तो फॉगिंग हो रही है, लेकिन दिल्ली में कई ऐसी अनप्लान्ड कॉलोनीज हैं जहां पर आप अंदर गलियों की तरफ फॉगिंग पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो भी डेंस है, तो ऐसे में अगर वहां पर साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाती तो समस्या खड़ी होती है। जो ब्रेक के बाद ये जो इतने उफान पर डेंगू आया है, इसका बड़ा रीजन यही है कि शुरुआती दौर में जब केसेस में कमी हुई तो लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, फॉगिंग सही से हो रही है, इंतजाम सारे ठीक हैं, लेकिन जब वो फॉगिंग गली कूचे तक नहीं पहुंचती है, इंटीरियर एरियाज तक नहीं पहुंचती है, तो वहां पर समस्या होती है। और वही समस्या अब दिखाई पड़ रही है कि जो मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मौसम में चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ना सिर्फ चपेट में आ रहे हैं बल्कि वो उनके प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम हो रहे हैं। हालांकि अभी तक राहत की बात यह कि कैजुअलिटीज बहुत कम है और यही एक अच्छी बात है कि शायद डॉक्टर्स ने बहुत कुछ संभाला है। जी अनंत जी, आता हूं मनीष आपके पास। मैं डॉक्टर सुनीत का यहाँ पे रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, 4 स्ट्रेन आपने बताया डेंगू के, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ये चारों स्ट्रेन समान रूप में सब इलाकों में पाए जाते हैं या फिर इनका भी कोई एरिया निश्चित होता है कि स्ट्रेन 1 यहाँ मिलेगा, स्ट्रेन 2 यहाँ मिलेगा, स्ट्रेन 3 यहाँ, स्ट्रेन 4 वहां, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा है कि एक साथ ये अभी बहुत कम देखा गया है कि चारों सीरोटाइप सर्कुलेशन में हो। हाँ, डेंगू के जो सीरोटाइप्स हैं इनकी ज्योग्राफिकल जो है वेरिएशंस हैं इनमें, लेकिन कभी कभी ये होता है कि 1-2 सीरोटाइप, जैसे कि डेंगू 1, डेंगू 2 इंडिया में कई बार जो है रिपोर्ट एक साथ हुआ है। और यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसका ध्यान रखना होगा कि
जो इसका डेंगू का जो वेक्टर है वो एडिस इजिप्टियाई है, और एडिस इजिप्टियाई ही वेक्टर है चिकनगुनिया वायरस का, जो कि शुरुआत में एडिस एल्बोपिक्टस से फैलना शुरू हुआ था। आज की तारीख में वो एडिस इजिप्टियाई उसका वाहक है। तो ये भी श्योर करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साथ को इन्फेक्शन हो रहे हैं पेशेंट को, जिसमें चिकनगुनिया भी हो और डेंगू भी हो। तो ये भी, और ऐसी केसेस बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इससे भी सजगता की जरूरत। तो ये ट्रेंड कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? ये तमाम सारे मल्टीप्लेक्स टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। बेसिकली पीसीआर से आप कर सकते हो, जहां पर जो कंजर्व रीजन है चिकनगुनिया के, जो डिफरेंट, क्योंकि चिकनगुनिया एक अल्फा वायरस है और डेंगू एक फ्लेवी वायरस है। दोनों में जीनोम में काफी कुछ समानता है, लेकिन हाँ डिफरेंसेस भी है, और उसी के आधार पर ये मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, और जिससे एक ही साथ सैंपल से ये पता चल जाएगा कि ये डेंगू है या ये चिकनगुनिया। समय कम है, डॉक्टर स्वाति आपका रुख करूंगा। अब बात जरा सावधानियों की हो जाए कि कौन सी सावधानियां लोग अपने स्तर पर अपनाएं जिससे कि डेंगू की मार से बचे रहें। देखिए, सबसे पहले तो हमें मच्छरों का इलाज करना है और हमें ये कोशिश करनी है कि मच्छर काटे नहीं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पूरी बाहों के और जैसे पैंट है या पजामे हैं, इस तरह के कपड़े पहने ताकि कम से कम एरिया एक्सपोज रहे। हम जितने भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये मच्छर दिन में भी काटता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो भी इंतजाम है वो रात ही को करने हैं हमें, तो हमें दिन भर इस चीज का ध्यान रखना है कि मच्छर नहीं काटे। अपने आसपास सफाई रखनी है, फॉगिंग अगर हम करवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और ये साफ पानी में पनपने वाला मच्छर है, इसलिए जहां जहां भी हमारे घर में साफ पानी रहता है उसको हमें जल्दी जल्दी बदलने की जरूरत है, और अगर कहीं बेवजह पानी है तो उसको हमें हटाने की जरूरत है। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और जैसे चिकनगुनिया की भी अभी बात हो रही थी आनंद जी, तो अगर बहुत ज्यादा सूजन हो रही है जोड़ों में या शरीर में बहुत ज्यादा सूजन हो रही है बुखार के साथ, तो ये चिकनगुनिया के लक्षण ज्यादातर रहते हैं, और ऐसी स्थिति में भी आप टेस्ट करवा जान सकते हैं कि चिकनगुनिया है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति आपका, डॉक्टर सुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर समीर आपका शुक्रिया, गीतिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो सावधानी बेहद जरूरी है और सावधानी के साथ ही इस बीमारी का सामना हम कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।